हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं सुजीत लाठर स्टारविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीडीपी अर्थात एजुकेशन साइकोलॉजी की जो वीडियो सीरीज चला रखी है, उसमें हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, इंटेलिजेंस, बुद्धि। बुद्धि के इतिहास के बारे में हम पढ़ चुके हैं। साथ ही हमने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में भी डिस्कशन कर लिया था। उसके बाद हमने बुद्धि की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने डिस्कशन किया था। और हमने लास्ट जो टॉपिक है उसमें डिस्कशन किया था किस चीज के बारे में, तो वो है आपका थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। तो हमने कुछ 6 सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया था, जो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप विजिट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में और उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। वहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा कंटेंट कराया गया है। ठीक है, आज के सेशन में हम बुद्धि का जो 7वां हम थ्योरी पढ़ेंगे, सैंपलिंग थ्योरी, जिसको हम नमूना सिद्धांत भी कह सकते हैं, प्रतिदर्श सिद्धांत भी कह सकते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है। इसको प्रतिपादित किया गया था 1955 में। किसके द्वारा? G.H. थॉमसन के द्वारा। थॉमसन का संबंध कहां से है? यूएसए से। थॉमसन ने क्या कहा कि व्यक्ति में किसी भी प्रकार की बुद्धि का थोड़ा क्या पाया जाता है? सैंपल या नमूना पाया जाता है। और इसी थ्योरी को उन्होंने जब सिद्ध किया तो इसको थ्योरी को इन्होंने क्या नाम दे दिया? प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत। इसके बारे में हम देखेंगे, बहुत ही छोटी सी थ्योरी है। आज जो हमारी एक बड़ी थ्योरी है वो हम कौन सी पढ़ेंगे? मॉडल थ्योरी, जिसको हम मॉडल सिद्धांत या इसके अलावा स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट थ्योरी कह सकते हैं। त्रिआयामी या त्रिविमीय सिद्धांत या संरचना सिद्धांत भी इसको हम कह सकते हैं। तो इस थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1967 में इसके द्वारा जेपी गिलफोर्ड, जो रूस से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। इसमें उन्होंने 3 पद या सोपान बताए थे। हम इस चीज को सभी को डिटेल से आज चर्चा करेंगे। तो अगर आप में से कोई भी चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट और वीडियोस, आने वाली वीडियोस की सूचना सबसे पहले प्राप्त हो सके, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज की जो पहली स्लाइड है वो आपके सामने ये रही। प्रतिदर्श का सिद्धांत, सैंपलिंग थ्योरी जो है वो सन 1955 में प्रतिपादित की गई थी। इसके प्रवर्तक कौन रहे हैं, प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो G.H. थॉमसन रहे हैं। इनका संबंध कहां से रहा? यूएसए से। इसका उपनाम मैं बता चुका हूं, नमूना सिद्धांत। थॉमसन के अनुसार व्यक्ति में सभी प्रकार की मानसिक योग्यताओं का थोड़ा सैंपल या नमूना पाया जाता है। किस प्रकार का नमूना पाया जाता है? तो देखिए, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से आपको अच्छे से समझा देता हूं। देखिए, आप एक डायग्राम देख पा रहे होंगे ऊपर, जिसमें एक सर्किल है बड़ा, जिसमें पॉपुलेशन, जनसंख्या को शो कर रखा है। इस जनसंख्या में कुछ लोग हैं, आप मान लीजिए कि 100 लोग हैं। इन 100 लोगों में से किस व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि की अधिकता है, इसके लिए क्या किया गया? सैंपल लिया गया। जैसे 100 लोगों में देखा गया कि भाई किसी व्यक्ति में कोई म्यूजिकल इंटेलिजेंस अधिक है, किसी में मैथमेटिकल इंटेलिजेंस अधिक है, तो उसके नमूने एकत्रित किए गए, उसके सैंपल लिए गए। और सैंपल कितने लोगों के लिए गए? तो मान लीजिए 100 लोगों में से कितने लोगों के सैंपल लिए गए? 5, जो कि आप दूसरे छोटे डायग्राम में देख पा रहे होंगे। 5 लोगों की इमेज आपको दिखाई दे रही होगी। तो 5 लोगों का सैंपल ले लिया गया। अब इन 5 लोगों का कितने लोगों से लिया था सैंपल? 100 लोगों से। अब 100 का सैंपल 5 पे ले लिया। अब मान लीजिए इनसे पूछा जाए कि भाई ये तो 100 लोगों की जनसंख्या पे आपने किया था, अगर ये लोग 1000 होते तो बताइए कितने लोगों में इस प्रकार की, सभी प्रकार की जो बुद्धि का सैंपल पाया गया वो कितने हैं? तो आप क्या करेंगे? 100 में एक 0 बढ़ाया, 1000 हो गए। तो यहां पर आप ये समझ सकते हैं कि जब 100 में 5 थे, जिसमें सभी प्रकार की बुद्धि का सैंपल पाया गया, जिस प्रकार की अधिकता पाई गई, तो अगर पूछा जाए कि 1000 में कितने होंगे, तो एक 0 यहां बढ़ा दिया, एक यहां बढ़ा देंगे। तो अकॉर्डिंग टू G.H. थॉमसन क्या बताया उन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि का थोड़ा सैंपल पाया जाता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी है, ठीक है, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी है, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस भी है। सभी प्रकार की बुद्धि का थोड़ा सैंपल पाया जाता है। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि सैंपल क्या है। बहुत सारे लोगों से कुछ का डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? सैंपल। जैसे आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। दूध जो है, मान लीजिए किसान वर्ग के जो लोग हैं, पशुपालक हैं, वो अपने दूध को किसी जो दूध लेने वाले हैं उनके पास ले जाते हैं। तो आजकल फैट चेक करने के लिए यंत्र होते हैं, डिवाइस होते हैं।
लैक्टोमीटर भी होता है कि दुग्ध मापी यंत्र होता है शुद्धता मापने के लिए, तो उसमें देख लेते हैं कि कितनी वसा है, कितनी मात्रा में पानी है। तो ये चीज चेक करने के लिए वो क्या लेते हैं, एक छोटा सा सैंपल भरते हैं, एक छोटी बोतल भरते हैं और उससे देखकर बता देते हैं कि भाई आपके जो मिल्क है उसमें फैट की मात्रा ये है, आपको इतना पैसा इसका मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल बोलते हैं। अब उसी के आधार पर फिर सभी को क्या मान लिया जाता है कि जब इतने लोगों में 5 लोगों में इस प्रकार का सैंपल लिया तो इसके सारे के सारे जो बुद्धि के हैं वो सैंपल इनमें मिले हैं तो इनमें भी मिलेंगे, इनमें भी मिलेंगे। इस प्रकार की थ्योरी को इन्होंने क्या नाम दिया, सैंपलिंग थ्योरी या प्रतिदर्श का सिद्धांत, नमूना सिद्धांत भी इसको आप बोल सकते हैं। दूसरा जो डायग्राम है आप नीचे देख पा रहे होंगे, पॉपुलेशन की एक लाइन आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें कुछ लोग खड़े हैं, उनमें से कुछ लोगों का सैंपल लिया गया और ये बताया गया कि भाई सभी लोगों में सभी प्रकार की बुद्धि का थोड़ा थोड़ा पाया जाता है सैंपल। जैसे मान लीजिए अगर कोई म्यूजिशियन है, कोई गायकार है, तो उसमें म्यूजिक का जो सैंपल है वो अधिक होगा, लेकिन मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का सैंपल थोड़ा हो सकता है, लेकिन पाया तो सब में पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सैंपलिंग थ्योरी प्रतिदर्श सिद्धांत में उन्होंने ये इस माध्यम से क्या कर दिया, इसको प्रदर्शित कर दिया कि भाई सैंपलिंग थ्योरी है। नेक्स्ट थ्योरी के बारे में हम डिस्कस करते हैं, त्रिआयामी सिद्धांत जिसको हम कह सकते हैं, त्रिविमीय या त्रिसंरचना सिद्धांत भी इसको आप कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट थ्योरी आप इसको कह सकते हैं। इसके प्रतिपादक कौन रहे हैं, जेपी गिलफोर्ड या जेपी गिलफर्ड भी आप इनको पढ़ सकते हैं। कहां के निवासी थे, तो इनका संबंध रूस से रहा है और इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत में 3 सोपान या 3 पद बताए। 3 पद कौन से हैं, तो पहला पद इन्होंने बताया संक्रिया या प्रक्रिया, जिसको आप ऑपरेशन कह सकते हैं या रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा पद इन्होंने क्या बताया, विषय वस्तु या अंतर वस्तु, जिसको हम कंटेंट कह सकते हैं। और तीसरा सोपान या पद इन्होंने क्या बताया, उत्पाद या उत्पादन कह सकते हैं, परिणाम कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह सकते हैं, रिजल्ट कह सकते हैं। तो इन्होंने कुल कितने सोपान बताए, 3 सोपान बताए। किस माध्यम से, इन्होंने एक मॉडल थ्योरी प्रतिपादित की, प्रस्तुत की, जिसको आप समझ सकते हैं घन का मतलब क्यूब में हम रीजनिंग में आपने देखे होंगे डाइस और क्यूब का टॉपिक कभी ना कभी, तो उसमें क्यूब को कट किया जाता है। आगे हम इसको डायग्राम के माध्यम से भी देखेंगे। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बॉक्सेस के माध्यम से क्या बताया कि व्यक्ति में जो बॉक्सेस हैं वो अनेक जो बॉक्सेस हैं वो अनेकों प्रकार की बुद्धि को या बुद्धि की जो योग्यताएं हैं उनके तत्वों के बारे में बताते हैं, ठीक है, कोष के बारे में बताते हैं। तो वहां पर हम आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए इसमें देख लेते हैं पहले जो तीनों पद या सोपान बताए, इसका क्या रोल है, ये क्या क्या है। तो पहला पद देखिए, संक्रिया या प्रक्रिया की हम बात करते हैं। समस्या समाधान के लिए व्यक्ति की मानसिक प्रक्रिया या व्यक्ति जिस मानसिक प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस से गुजरता है उसे संक्रिया या प्रक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप कोई मैथ का कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपने पहले मैथ पढ़ा था, उसका करंट में आपको डाटा ध्यान नहीं है कि किस तरीके से बनाना है, और संख्यात्मक अभियोग्यता का आपका क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम का आपका मान लीजिए क्वेश्चन है। तो नंबर सिस्टम का आप क्वेश्चन सोल्व करने के लिए जैसे बैठे और आपका वो क्वेश्चन एक बार में सोल्व नहीं हुआ, फिर आप उसमें अपने मेंटल प्रोसेस का यूज करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं कि इसको कैसे किया जा सकता है। फिर जो आपने प्रोसेस लगाई, आपके माइंड में जो प्रोसेस चली, उसी को जेपी गिलफोर्ड ने किसका नाम दिया है, संक्रिया या प्रक्रिया का है। कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति जिस भी मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसको संक्रिया या प्रक्रिया कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड। अब देखिए इसके बाद इसमें पहला हमने संक्रिया पढ़ लिया, दूसरा हम विषय वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। तो जो विषय वस्तु है या अंतर वस्तु जिसको हम कह सकते हैं, समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु या अंतर वस्तु कहते हैं, अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफोर्ड। अब देखो, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बैठे और संख्यात्मक अभियोग्यता या नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है उसमें किसी ना किसी प्रकार की एक फॉर्मूले की आवश्यकता है। सपोज दैट, मान लीजिए कुछ भी है, a+b का होल स्क्वायर हो सकता है, तो आपको वो ध्यान नहीं आ रहा। तो अगर वो आपको ध्यान नहीं आ रहा तो उसके लिए आपको कुछ कंटेंट तो चाहिए, आपको देखना तो पड़ेगा ना। आपकी जो कॉपी है, आपके जो बनाए हुए नोट्स हैं, या कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने किसी बुक की हेल्प नहीं पढ़ी, तो पहले तो आप उस चीज को देखेंगे कि वो फॉर्मूला क्या है, कैसे स्किप हो गया माइंड से।
उसके बाद आप उसको सोल्व करने के लिए आपको एक रजिस्टर भी चाहिए, रफ सब जो भी है, और साथ ही पेन भी तो चाहिए। तो जो कॉपी पेन है या फॉर्मूले को देखने के लिए आपको जो बुक की या किसी पुराने नोट्स की हेल्प लेनी पड़ी, तो ये क्या हो गई एक प्रकार की विषय वस्तु या अंतर वस्तु। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैथ का जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करने के लिए जो आपने मेंटल प्रोसेस की उसको क्या नाम दिया इन्होंने, संक्रिया या प्रक्रिया। उसके बाद आपने जब उस विषय वस्तु की जिस चीज की आपको आवश्यकता महसूस हुई उसको सोल्व करने के लिए, कॉपी पेन है या फॉर्मूले की आवश्यकता है या मैथ की बुक्स की, तो ये जो चीज है इसको जेपी गिलफोर्ड ने क्या कहा, विषय वस्तु या अंतर वस्तु। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं मैथ का क्वेश्चन, आप किसी भी चीज के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जीवन की कोई समस्या हो सकती है, उसके बारे में आप जो सोचते हैं और उस समस्या के समाधान के लिए आपको जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है उन चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो जो सोचते हैं वो क्या हो जाएगी, वो तो आपकी संक्रिया या प्रक्रिया हो जाएगी। और जिस चीज की आपको आवश्यकता पड़ी, जो जो प्रोडक्ट आपको चाहिए, वो जेपी गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, विषय वस्तु या अंतर वस्तु हो जाएगी। अब इसका जो तीसरा है उत्पाद या परिणाम के बारे में हम देखते हैं, तीसरा सोपान। तो उत्पादन या परिणाम की अगर बात की जाए, रिजल्ट की या प्रोडक्ट की, तो समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उसे उत्पाद या परिणाम कहते हैं। जैसे समस्या समाधान के लिए आपके पास, आपने मैथ का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, मैथ का क्वेश्चन आपने सोल्व करना स्टार्ट किया, आपने कंटेंट की भी हेल्प ले ली, ठीक है, आपने कॉपी पेन को भी यूज कर लिया। उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट तो प्राप्त होंगे, आपने क्वेश्चन निकाला, अब आप उसका वेरीफाई करने के लिए क्या चेक करेंगे, आंसर चेक करेंगे। तो वो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। आपने सारी चीजों की हेल्प भी ले ली और हो सकता है आपने कैलकुलेशन में कहीं पर छोटा सा एरर कर दिया, तो वो कैलकुलेशन में अगर आपने एरर कर दिया तो वहां पर आपका आंसर तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो वो आपका रिजल्ट या परिणाम आया क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का जो परिणाम है समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं, वो रूप कैसा हो सकता है, या तो सही रूप हो सकता है या गलत रूप हो सकता है क्वेश्चन का, उसको क्या कहेंगे, उत्पाद या परिणाम कहेंगे, रिजल्ट कह सकते हैं इसको, या आउटपुट कह सकते हैं, या प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों की तीनों चीजें जो समझ में आ गई होंगी जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत की। ठीक है, अब बात करते हैं, गिलफोर्ड ने 1967 में डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया था। किस आकार का, डिब्बे का, बॉक्स के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया भाई, बुद्धि संरचना मॉडल सिद्धांत का नाम दिया, या इसको स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट थ्योरी भी हम कह सकते हैं। तो 1967 की अगर बात की जाए 1967 में, तो 1967 में इसमें कुल कोषों की संख्या क्या बताई गई, 120। अब ये 120 कहां से आए इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 6 क्या है ये भी हम बताएंगे आपको। 5 इंटू 4 इंटू 6 का क्या मतलब है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ये क्या क्या चीज है, इसमें प्रक्रिया कौन सी है, संक्रिया या प्रक्रिया कौन सी है, विषय वस्तु कौन सी है, और परिणाम या प्रोडक्ट कौन सा है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद 1977 में 1977 की अगर बात की जाए तो इसमें कोष जो है या सेल्स हैं इनकी संख्या क्या हो गई, 150 हो गई जेपी गिलफोर्ड के सिद्धांत में। और यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 6, 5 5 25 गुना 6, 25 की 150, 150। इसके बाद 1980 में, 80 के साथ आप ध्यान से देखिए स्लाइड में 88 भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 88 माना जाता है और वैसे 1980। तो ये मैंने आपका टीचिंग एग्जाम में देखा है जिसमें 90 80 भी आंसर रहा है और 88 भी। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, या तो 80 आएगा या 88 आएगा। मैंने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं जिसमें 1980 को ही माना गया है। एक ही किसी एग्जाम में मैंने देखा टीचिंग में जिसमें 88 बी ऑप्शन में था और इसको माना हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है 1980 में इसमें कोषों की जो संख्या है, सेल्स का जो क्वांटिटी है, जो इसमें बॉक्सेस हैं उनकी संख्या कितनी कर दी गई, 180, सॉरी 160 नहीं 180। अब ये 180 कैसे हो गई, तो यहां पर क्या हो गया देखिए, इसमें हो गया 6 इंटू 5 और इंटू 6, 6 गुना 5 6 5 30 और 30 6 180। तो इस प्रकार से ये यहां पर ये बॉक्सेस हो गए। अब क्या कह रहा है इसमें, मॉडल के अंतर्गत पहला बता रखा है 120 थी, फिर 1977 में कोष की संख्या कितनी हो गई 150, और 1980-88 में कोष की जो संख्या वो कितनी हो गई 180। अब ये संख्या कैसे बनी है, क्या क्या है इसमें, इस चीज के बारे में देखते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, एक डिब्बे के आकार का जो बॉक्स प्रस्तुत किया था, आप वही चीज है आप देख पा रहे होंगे इसमें स्लाइड में।
ठीक है, तो यहां पर ये जो बॉक्सेस है वो किस चीज को शो करते हैं, आप ध्यान से देखिए। इसमें पहली जो चीज है वो क्या है, संक्रिया। यहां पर अगर मैं बात करूं तो इसमें ये क्या हो जाएगी, संक्रिया हो जाएगी। संक्रिया का मतलब क्या हो गया, यहां पर आप इसको प्रोसेस कह सकते हो, ठीक है, या इसमें आपके सामने दिखाई भी दे रहा होगा आपको, जो नीचे वाला जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है ना, उसमें आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या चीज है। आप इसमें माउस से भी आपको दिखाई नहीं देगा, चलो छोड़ो, आप इस तरीके से देख लीजिए डायरेक्ट। जो बॉक्सेस है ना, उस बॉक्स में एक तो नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है आकार है, सांकेतिक है, शाब्दिक है और व्यवहारिक है। तो ये विषय वस्तु है, कंटेंट है, इंग्लिश में भी दे रखा है इसमें। और राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा उत्पाद या प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट साइड में जो होगा ना, वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा, या जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, या इसको आप क्या कह सकते हैं, संक्रिया कह सकते हैं। तो संक्रिया में कितने प्रोडक्ट टोटल बताए गए हैं, 5 बताए गए हैं। तो संक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, प्रोसेस लिख सकता हूं इसको, ठीक है। और प्रोसेस में कितने टोटल बताए गए हैं, 5। वो 5 कौन से है, तो आप देख पा रहे होंगे। संज्ञान है पहला, संक्रिया में ऊपर ही ऊपर आप देख पा रहे होंगे। संज्ञान का मतलब जो नॉलेज पहले से व्यक्ति को होती है उसको हम क्या कह सकते हैं, संज्ञान। संग है ज्ञान जिसके, संज्ञान कह सकते हैं। स्मृति दूसरा, स्मृति का मतलब क्या हो गया, मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को कितनी चीजें पहले से याद है, उसकी स्मृति में, उसके माइंड में पहले से जो चीज पड़ी है, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो गई यहां पर, तीसरी स्मृति। और तीसरी चीज क्या है, अभिकेंद्री चिंतन। अभिकेंद्री चिंतन को हम क्या कह सकते हैं, अभिसारी चिंतन भी कह सकते हैं। तो अभिसारी चिंतन क्या होता है, देखो 2 प्रकार की थिंकिंग की बात यहां पर की गई है। थर्ड पॉइंट है अभिकेंद्रीय अभिसारी चिंतन, और फोर्थ पॉइंट क्या है, अपसारी चिंतन। तो जो अभिकेंद्री चिंतन होता है या अभिसारी चिंतन होता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। जो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है ना, इस कन्वर्जेंट थिंकिंग में ये फैक्चुअल बेस्ड होती है, फैक्ट पर बेस्ड होती है। इसमें किसी भी चीज का एक ही आंसर होता है, एक ही तरीके से आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए अपसारी चिंतन की, तो एक ही चीज के बारे में बहुत सारे डिफरेंट वे से सोचना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहूं कि इस मार्कर का यूज लिखने के अलावा क्या किया जा सकता है, तो अगर आपके माइंड में केवल यही बात आ रही कि इस मार्कर का यूज केवल लिखने का ही हो सकता है, लिखने के अलावा और कोई इसका यूज नहीं हो सकता, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अभिसारी चिंतन या अभिकेंद्री चिंतन है, जिसको आप कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और अगर आप कह सकते हैं कि जी इस मार्कर का यूज और भी किया जा सकता है, क्या क्या किया जा सकता है, तो कोई कह सकता है कि अगर आपकी लाइव क्लास है और क्लास में कोई अटेंशन नहीं कर रहा, ध्यान नहीं दे रहा है कोई बच्चा, तो उसको आप पॉइंट करने के लिए इस मतलब इसके कैप से मार सकते हैं, ठीक है। साथ ही अगर जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, वो ये सोच रही हो कि भाई मैं अपने बालों का जूड़ा बना सकती हूँ, इस तरीके से इसमें ये लगा सकती हूँ, कुछ भी XYZ, तो इसके बारे में जितना आप सोच सकते हैं अलग अलग चीजों के बारे में, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। और अगर आप इसको केवल एक ही तरीके से इसका उपयोग सोच पा रहे हैं या इसका यूज समझ पा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, अभिकेंद्रीय अभिसारी चिंतन। नेक्स्ट क्या है, मूल्यांकन। जो भी सारी की सारी चीजें आपने की हैं, इन सब का लास्ट में आपको क्या होगा, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। जैसे आपके माइंड में संज्ञान में क्या क्या था, आपको पहले से चीजें क्या क्या आती थी, ठीक है, या क्या क्या आपके माइंड में पड़ा है, आपकी स्मृति कैसी है, आप चीजों को कितनी जल्दी याद कर सकते हैं, कितनी देरी से आप याद कर सकते हैं, या आपको कितनी चीजें याद रह पाती हैं। और इसके बाद आपकी थिंकिंग देखी गई कि अभिसारी चिंतन आपका कैसा है, अभिकेंद्री चिंतन की बात कर ले, या कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसको कह सकते हैं। और उसके बाद आपने अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में भी बात की है कि व्यक्ति किसी चीज, एक चीज के बारे में फैक्चुअल कैसे सोच सकता है। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया तो 1955 में, ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग में आएगा, इसका तो एक ही आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार जो G.H. थॉमसन ने बताया कि किसी व्यक्ति में सभी प्रकार की बुद्धि का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है, तो जो बुद्धि के प्रकार हैं वो कौन से हैं, तो कोई व्यक्ति 5 प्रकार बता देगा, कोई 10 भी बता देगा। तो यहां पर क्या हो गया, अलग अलग बन गई ना चीजें, आप उस चीज को क्या बता रहे हैं, बढ़ाकर बता रहे हैं, तो ये क्या हो गई आपकी अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। और लास्ट आपका क्या हो गया, इवैल्यूएशन। जो आपकी प्रोसेस रही है संक्रिया में, उसका लास्ट में आप इवैल्यूएशन, मूल्यांकन तो करेंगे। तो ये 5 स्टेप किसके हो गए, संक्रिया के हो गए। यहां से क्वेश्चन आपका जो किसी भी टीचिंग एग्जाम की अगर बात की जाए, मान लीजिए वो
पीआरटी और टीजीटी है, तो उसमें आपको केवल यहां से क्वेश्चन ये पूछता है कि बताइए शुरुआत में इसमें कोर्सों की संख्या कितनी थी, तो 120 थी। लेकिन अगर आप किसी पीजीटी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी बढ़िया एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये भी पूछ लेगा कि जो संक्रिया है, प्रोसेस है, ठीक है, जो एक्शन हुआ है, प्रक्रिया, संक्रिया है, कुछ भी हम जिसको बोल सकते हैं, उसमें टोटल कितने प्रोडक्ट है या उसमें टोटल कितने चीजें हैं, कितने शामिल हैं, संक्रिया में कितने भाग हैं। तो संक्रिया में कितने भाग हैं, 5 भाग बताए गए थे पहले, वो 5 भाग कौन से हैं ये भी पूछ सकता है जब डीपली क्वेश्चन पूछा जाएगा। अदरवाइज आपको इतना डीपली ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है अगर आप पीआरटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद जो दूसरी है कंटेंट, विषय वस्तु की बात करें, तो विषय वस्तु में भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे 4 चीजें हैं। विषय वस्तु या कंटेंट की बात की जाए तो इसमें कितनी वस्तुएं हैं, 4 हैं। अब वो 4 क्या क्या है, तो देखिए आकृतिक, आकृतिक का मतलब जिन चीजों का आकार होता है। आकार किस चीज का हो गया, कोई भी इमेज हो सकती है, ठीक है, या किसी भी चित्र की हम बात कर सकते हैं, उसका आकार हो सकता है, तो आकृतिक हो गया। दूसरा क्या हो गया, सांकेतिक, फिर तीसरा क्या हो गया, अर्थगत हो गया, और चौथा क्या हो गया, व्यवहारिक हो गया। अर्थगत को हम शाब्दिक भी कह सकते हैं। देखिए इसको यूं समझ सकते हैं, पहले हमने क्या किया था, संक्रिया, किस तरीके से हम सोचते हैं, तो सोचने का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति समस्या समाधान के लिए जिस तरीके से सोचता है, तो सोचेगा तो पहले उसकी जो पास्ट नॉलेज है, उसका जो ज्ञान है वही तो काम में आएगा। उसके बाद क्या करेगा, उन चीजों को रिकॉल करेगा स्मृति में। तो मैंने जैसे ही आपको मैथ के एक फॉर्मूले के बारे में बात की थी, वो उसको रिकॉल कर पाता है या नहीं, तो ये उसकी स्मृति की बात हो गई। अगर उसने उसको रिकॉल कर लिया तो उसकी स्मृति में वो पड़ा है, मेमोरी में। अगर वो उसको रिकॉल नहीं कर पाया तो उसको रिकॉल करने के लिए किसी ना किसी कंटेंट की या विषय वस्तु की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसी प्रकार पहले वो उस चीज के बारे में क्या करेगा कि इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा सा भी चेंज कर दिया गया है तो क्वेश्चन का मतलब मीनिंग चेंज हो जाता है। तो पहले उसने मान लीजिए सोल्व कर रहे थे, आपने क्या किया, उसमें अभिकेंद्री चिंतन का यूज किया, जिसको आप कन्वर्जेंट थिंकिंग कह सकते हैं। उसके बाद जब आपका क्वेश्चन नहीं बना तो आपने उसमें डिफरेंट प्रयास किए, डिफरेंट तरीके से उसको बनाने का प्रयास किया, तो वो क्या हो जाएगा आपका, अभी सारी चिंतन के बाद अब सारी या डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी वो हो जाएगी। और उसके बाद आपका मूल्यांकन कि आपका रिजल्ट कैसा आया, आपने ठीक किया, गलत किया, आपको किस चीज में हेल्प की आवश्यकता है, कहां और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, इसको हम मूल्यांकन कहेंगे। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी जेपी गिलफोर्ड की, विषय वस्तु, कंटेंट या अंतर वस्तु जिसको हम कह सकते हैं। अंतर वस्तु का मतलब आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, तो आवश्यकता किन चीजों की पड़ेगी, तो देखिए इसमें आपको सबसे पहला क्या बता रखा है, आकृतिक। सबसे पहले आकृतिक का मतलब यहां पर क्या हो गया, जो इसको देखिए नीचे वाले डायग्राम में मैंने बता रखा है, आकार को दृश्य और श्रव्य, जो चीजें विजुलाइज की जा सकती है, देखी जा सकती हैं, जिन चीजों को सुना जा सकता है, हियर किया जा सकता है, तो जिन चीजों को लिसन किया जा सकता है, सुना जा सकता है, और जिन चीजों को देखा जा सकता है, विजुलाइज किया जा सकता है, तो ऐसी चीजों को इसमें क्या, किसमें शामिल किया गया है, आकृतिक में। तो हम जो भी चीजें देखते हैं पहले आकृति के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं, आकृतिक चीजों को पहले सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे आपसे पूछा जाए, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई ड्राइवर है फॉर एग्जाम्पल, और जरूरी तो नहीं है कि ड्राइवर पढ़ा लिखा ही हो, तो ड्राइवर को जो संकेत मिलते हैं ट्रैफिक लाइट के, वो कलर के रूप में मिलते हैं कि रेड लाइट है मतलब गाड़ी को रोकना है, स्टॉप कर देना है, और अगर मान लीजिए लाइट कैसी है, ग्रीन है, तो गाड़ी को आगे बढ़ाना है, चलाना है। इसी प्रकार से अगर ऑरेंज लाइट है तो स्लो कर देना है गाड़ी को, या मान लीजिए रेड लाइट होने वाली है या ट्रैफिक बहुत स्लो है, ब्लिंक कर रही हो, तो ये उसके मतलब होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक प्रकार के आकृतिक संकेत ही तो है, इसको हम क्या कह सकते हैं, संकेतिक कह सकते हैं, संकेत हुए। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले हम किसी चीज को आकृति के माध्यम से समझते हैं, आकृति को देखते हैं, पिक्चर को देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर आपके सामने बोलूं एप्पल, तो एप्पल बोलते हैं आपके माइंड में एप्पल की तस्वीर आ जाएगी कि एप्पल अच्छा वो फ्रूट है, खाने का है। मैंगो की आपके माइंड में क्या आ जाएगी, तस्वीर। कैट मैंने बोला तो आपके माइंड में बिल्ली की इमेज आ जाएगी। यानी कि पहले हम चीजों को सीखते हैं तो किसके माध्यम से, आकृतिक चीजों के तरीके से। उसके बाद सांकेतिक, जैसा कि मैंने आपको बताया जो ट्रैफिक लाइट वगैरह है उसमें मान लीजिए संकेत ना हो, वो कलर वाला कॉम्बिनेशन ना हो, और कलर वाले कॉम्बिनेशन की बजाय क्या कर दिया जाए, वहां पर जैसे ही गाड़ी को रोकना है तो वहां पर लिख दिया जाए स्टॉप, और जैसे गाड़ी को चलाना है तो उसमें लिख दिया जाए गो, स्टॉप गो। मान लीजिए कोई भी इस टाइप के लिख दिए जाए वर्ड, और कोई अनपढ़ व्यक्ति है, मेरे जैसा है कोई,
ठीक है, और वो ड्राइव कर रहा है, और अनपढ़ व्यक्ति है तो वो तो समझ ही नहीं पाएगा कि स्टॉप लगाया है क्या लगाया, वो ठोक देगा किसी में ले जाके, ठीक है। स्टॉप का साइन आ रहा है लेकिन उसको तो पता नहीं ना कि स्टॉप लिखा हुआ है, स्टॉप आ रहा है, वो आगे बढ़ा देगा, दूसरी साइड से गाड़ी रुकी हुई थी, एक साइड से गाड़ी आ गई, ठोक दी गाड़ी में। तो ये सांकेतिक जो प्रोसेस है, ये सीखने की दूसरी अच्छी, मान लो पहले तो क्या होगी आकृतिक, दूसरी क्या होगी सांकेतिक। संकेतों के माध्यम से इसको आप सीख सकते हैं, ये विषय वस्तु में शामिल कर सकते हैं। पहले आकृति को विषय वस्तु में शामिल करेंगे, फिर संकेतों को शामिल करेंगे, और उसके बाद अर्थगत या शब्दों को, शाब्दिक जो वर्ड्स हैं उनको शामिल करेंगे। शब्दों की अगर बात की जाए तो शब्द जो है, मान लीजिए जिस चीज की इमेज नहीं है, किसी चीज की इमेज माइंड में नहीं बनती है, वो चाहे कोई भी वर्ड हो, डिक्शनरी का इंग्लिश डिक्शनरी का हो सकता है, हिंदी डिक्शनरी का हो सकता है, तो उसको याद करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसको हमें क्रैम करना होगा, रटना होगा। जो चीजें रटनी पड़ती हैं वो बाद के स्टेप में आती हैं, जिन चीजों को समझा जा सकता है वो पहले के स्टेप में आती है। तीसरा हो गया आपका अर्थगत चीजें, शाब्दिक हो गई, और चौथी क्या हो गई व्यवहारिक। जो सब कुछ आपने सीखा उसी को तो आप व्यवहार में प्रदर्शित करते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने एजुकेटेड हैं, इसका प्रदर्शन कौन करेगा, आपका व्यवहार। अब जब आप लोगों के सामने जाएंगे तो आपका व्यवहार है उसे प्रदर्शित हो जाएगा कि आपने आकृतिक कितना सीखा है, संकेतों के माध्यम से आपने कितनी जानकारी प्राप्त की है, आपके मीनिंग वर्ड नॉलेज आपकी कैसी है, और आप उसको व्यवहार में यूज कर पा रहे हो कि नहीं। जैसे जिसकी वर्डों पर होल्ड होता है, तो इंग्लिश स्पीकिंग की अगर बात की जाए तो फ्लुएंसी के साथ इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता है। जिसका वर्ड पे होल्ड नहीं होता, शब्दों पे होल्ड नहीं होता, तो वो ही पुराने वर्ड यूज करेगा, और उसकी इंग्लिश जो है वो स्किल्स है, स्पीकिंग है, वो इतनी ज्यादा अच्छी शो नहीं होगी या दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो आपको समझ आया कि विषय वस्तु में कितने प्रोडक्ट है टोटल, यहाँ पर 4 प्रकार के उन्होंने बताए हैं तत्व। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देख पा रहे होंगे आप परिणाम या उत्पाद जो है, तो परिणाम को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, रिजल्ट या प्रोडक्ट इसको हम कह सकते हैं। तो रिजल्ट में आप देख पा रहे होंगे कि टोटल कितनी चीजें हैं, 6 हैं। अब जो ये 6 है वो रिजल्ट के रूप में है, तो पहले रिजल्ट आएगा एक यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में, छोटे रूप में। उसके बाद वर्ग, वर्ग का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप स्क्वायर समझें, वर्ग का मतलब एक ग्रुप हो गया जो 2 यूनिट का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। और पहला क्या हो गया, इकाई हो गया, दूसरा क्या हो गया, वर्ग हो गया, तीसरा क्या हो गया, संबंध, रिलेशन आएगा। उसके बाद क्या आ जाता है इसमें, प्रणाली, प्रोसेस इसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद आएगा आपका इसमें रूपांतरण, ठीक है, मतलब रूप में किस प्रकार का आपने चेंजमेंट किया। और लास्ट आपका आ जाता है निहितार्थ, ठीक है। निहितार्थ को आप क्या कह सकते हैं, प्रयोग कह सकते हैं, यूज आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 6 आपके किसमें, जेपी गिलफोर्ड के जो परिणाम या उत्पाद है उनके भाग हैं, ठीक है। तो ये प्रारंभ में बताया गया। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेपी गिलफोर्ड के मॉडल सिद्धांत में या त्रिआयामी सिद्धांत की अगर बात की जाए तो त्रिआयामी सिद्धांत में कितने कोष थे, मूल रूप से कोष कितने थे, तो प्रारंभ में इसमें मूल रूप से कितने कोष थे, 120 थे। पूछा जाए कि 1977 में इसमें कोष की संख्या कितनी हो गई, तो 150। इसमें क्या बढ़ा दिया गया, आप ध्यान से देखिए, तो इसमें जो कंटेंट है, विषय वस्तु में एक भाग बढ़ाया गया, और विषय वस्तु में जो आकार है ना, उसी में आप देख पा रहे होंगे दृश्य और श्रव्य 2 पार्ट कर रखे हैं, नीचे आप देख लेंगे डायग्राम में, ठीक है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि वर्तमान में इसमें कोषों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी सेल्स है इसमें, तो वर्तमान में इसमें कितने हैं, 180 हैं। और इसमें कौन सा उसमें प्रोडक्ट बढ़ाया गया है, तो आप देखिए जो संक्रिया है, प्रोसेस है, इसमें एक चीज बढ़ाई गई है, और ये एज इट इज है, और ये इसमें बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ। एक क्वेश्चन यहां पर ये बनता है कि जेपी गिलफोर्ड की जो मॉडल थ्योरी है या त्रिआयामी सिद्धांत है, इसमें किस चीज की अगर बात की जाए, किसमें कोषों की संख्या में बदलाव नहीं हुआ, तो वो क्या है, उत्पाद या परिणाम है, जिसके कोष पहले भी कितने थे, 6 थे, और अब भी कितने हैं, 6। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें 6 ही वस्तुएं आपको दिखाई दे रही है। तो ये आज की थ्योरी में हमने जेपी गिलफोर्ड के जो थ्योरी है इसके बारे में चर्चा की है। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट थ्योरी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।